Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and today in this video we will do class 12 political science chapter 2, the end of bipolarity, and this is the part 1 of this chapter. Before this I have already uploaded the chapter 1 of this book, which is the Cold War and the non-aligned movement, so you guys can check that video out. And in this video we will discuss about the so many things related to the end of Cold War, कि किस तरीके से कोल्ड वॉर का एंड हुआ, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और किस तरीके से क्या क्या सिचुएशंस आई, क्योंकि जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर दोनों सुपर पावर सबके बीच में इतना ज़्यादा लड़ाई बढ़ चुकी थी, इतना ज़्यादा दोनों के बीच जोश था कि नहीं हम सुपीरियर है और दूसरे वाली सोचती थी हम सुपीरियर है। तो ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा लड़ाई वाली सिचुएशन एंड तक किस तरीके से पहुंची, तो ये जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो इस वीडियो को विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द वॉल ऑफ बर्लिन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वॉल ऑफ बर्लिन के बारे में, मतलब बर्लिन की जो दीवार थी। तो देखो जो बर्लिन है, जस्ट सपोज दिस इज़ बर्लिन एंड इसमें हमने इसका पार्टीशन कर दिया। जो बर्लिन है इसके बीच में हमने एक वॉल बना दी, इधर हो गया हमारा वेस्ट बर्लिन और इधर हो गया हमारा ईस्ट बर्लिन। तो इस तरीके से 1961 में बर्लिन में एक दीवार खड़ी की गई जो कि ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करती थी। और जो ये वॉल थी ये खड़ी क्यों की गई, सबसे बड़ी बात तो ये आती है क्योंकि कोई भी चीज़ हम करते हैं उसके पीछे एक रीज़न होता है। जस्ट सपोज आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, बिकॉज ये आपके कोर्स की, अदरवाइज आप लोग इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इसी तरीके से खड़ी क्यों की गई, बिकॉज ये वॉल जो थी वो सिम्बलाइज करती थी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म। जब से हमने इस बुक को स्टार्ट किया है, चैप्टर 1 में भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि दोनों सुपर पावर की जो आइडियोलॉजी थी ना, कैपिटलिज्म एंड द सोशलिज्म, यही इनके बीच की सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ थी। और बर्लिन की जो वॉल थी, जो वॉल ऑफ बर्लिन थी, वो भी इसीलिए खड़ी की गई, वो भी इसलिए बिल्ड की गई बिकॉज इनके बीच में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म वाली बात आ गई थी। तो ये वॉल जो थी कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के, मतलब एक तरफ के लोग कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे, एक तरफ के लोग सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, तो इसलिए उनका पार्टीशन कर दिया गया। सो दिस सिम्बलाइज द डिवीजन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो ये वॉल जो है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच का बंटवारा थी। ये जो वॉल थी इसकी लेंथ कितनी थी, इट वॉज 150 किलोमीटर लेंथी। और ये कब तक खड़ी रही, 28 सालों तक। मतलब ये वॉल 1960 में बनाई गई, 28 सालों तक ये वॉल खड़ी रही, उसके बाद इसे तोड़ दिया गया। तो इस वॉल को कब तोड़ा गया, इस वॉल को तोड़ा गया फ्रेंड्स 1989 में। और 1989 में इस वॉल को तोड़ा गया था वहाँ के जो सिटीजन्स थी ना, सिटीजन्स के द्वारा इस वॉल को तोड़ा गया। तो मतलब बर्लिन के जो लोग थे उनके भी अंदर कहीं ना कहीं ये बात आ चुकी थी कि अब हम इस तरीके से घुट घुट कर नहीं जी सकते, अब उन्हें भी फ्रीडम चाहिए। तो इसीलिए जर्मनी के जो सिटीजन्स थे उन्होंने इस वॉल को तोड़ दिया था। ना किसी गवर्नमेंट ने तोड़ा, ना किसी सुपर पावर ने, बल्कि सिटीजन ने। तो जब सिटीजन्स के बीच में यूनिटी आ जाती है तो कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सुपर पावर कुछ भी नहीं कर सकती। जब तक सिटीजन सह रहे होते हैं कोई चीज़ तब तक ही सहते हैं, उसके बाद वो अपना आक्रोश भी दिखा सकते हैं। सो इट वॉज अ ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर। जो ये वॉल थी ये कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा सिंबल थी, ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ कोल्ड वॉर। एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट यू कैन से दैट कोल्ड वॉर बिगिन टू एन एंड। इस सिचुएशन के बाद, इस इंसिडेंट के बाद आप लोग कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर का जो अंत था ना उसकी शुरुआत हो चुकी थी, वो अपने अंत की ओर बढ़ता चला गया। तो दैट्स ऑल अबाउट द वॉल ऑफ बर्लिन। नाउ कम टू सोवियत सिस्टम। सो व्हाट इज सोवियत सिस्टम, दिस क्वेश्चन मे बी कम इन टू योर माइंड। सो सोवियत सिस्टम क्या है, देखो सोवियत सिस्टम ये है कि सोवियत संघ, मतलब जो यूएसएसआर है, जो यूएसएसआर है उसका जो सिस्टम है वो किस तरीके से चलता है। जैसे इन इंडिया हमारा सिस्टम अलग है, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, लोग वोट देते हैं, उसके बाद वो अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं, अपनी इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को अपनी चॉइस से। लेकिन यूएसएसआर में ऐसा नहीं था। तो यही सब चीज़ें हम पढ़ेंगे कि जो यूएसएसआर है उसका सिस्टम कैसा था, वहाँ किस तरीके की गवर्नमेंट थी, किस तरीके से यूएसएसआर बना, किस तरीके की वहाँ पर फैसिलिटीज़ थी। दैट्स ऑल कम इनटू द सोवियत सिस्टम। So after 1917 socialist revolution the USSR formed. So 1917 में रशिया में एक रेवोल्यूशन हुआ। कौन सा रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ रशिया में 1917 में। और उसके बाद हमारा यूएसएसआर बनकर तैयार हुआ, जो कि दूसरी सुपर पावर बनी थी अगेंस्ट अमेरिका। सो यूएसएसआर बना था 1917 में। और 1947 के बाद से, मतलब कह सकते हैं 1945 के बाद से, आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 वो सुपर पावर बन गया था, मतलब इतने कम टाइम में।
सो जो ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ, देखो कोई भी क्रांति जब होती है, हमारे यहाँ पर 1857 में हुआ था, रिवोल्ट कहते हैं, कुछ लोग उसे रेवोल्यूशन कहते हैं। तो कोई भी रिवोल्ट या रेवोल्यूशन होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है कि आप लोग क्यों कर रहे हैं, किसी चीज़ के अगेंस्ट में होता है तभी हम रेवोल्यूशन करते हैं। तो जो ये रेवोल्यूशन था ये इंस्पायर था सोशलिज्म से और अपोज्ड में था कैपिटलिज्म के। मतलब ये लोग कैपिटलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे, ये नहीं चाहते थे कि प्राइवेटाइजेशन किसी भी तरीके का हो, और ये हर तरीके से चाहते थे कि एवरीथिंग जो है, जो भी चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट के अंडर ही रहे। तो मतलब ये सोशलिज्म के बहुत ज़्यादा फेवर में था एंड कम्प्लीटली अपोज्ड टू कैपिटलिज्म। बिगेस्ट अटैम्प्ट टू अबॉलिश प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। सो in the history of human history, it was the biggest attempt to abolish the private institutions. It means कि जो भी humans ने आज तक बहुत सारे revolution किए, लेकिन in the history of human revolution ये एक ऐसा सबसे बड़ा revolution था जिसमें इस चीज़ को माना गया कि हमें प्राइवेटाइजेशन को नहीं करना है, बिल्कुल भी प्राइवेटाइजेशन हमारे यहाँ नहीं चाहिए, बल्कि हमें इक्वालिटी चाहिए। तो ये जो रेवोल्यूशन था ये किस चीज़ पर बेस्ड था? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ये मानते थे कि यहाँ के हर सिटीज़न को इक्वली ट्रीट किया जाए, कोई सुपीरियर ना हो, कोई बहुत ज़्यादा रिच ना हो और कोई बहुत ज़्यादा पुअर ना हो। एवरी सिटीज़न शुड बी कंसीडर्ड इक्वल, कि हर सिटीज़न को इक्वल ही कंसीडर किया जाए, ये लोग चाहते थे और इसी प्रिंसिपल पे इन्होंने अपना रेवोल्यूशन किया था। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो यूएसएसआर में था वो वन पार्टी सिस्टम था। वन पार्टी सिस्टम मीन्स देयर वाज ओनली वन पार्टी एंड दैट पार्टी वाज कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब वहाँ पर सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन था एंड देयर वाज नो प्लेस फॉर एनी अपोजिशन पार्टी। वहाँ पर किसी भी और पार्टी के लिए कोई जगह नहीं थी, कोई अपोजिशन नहीं था, सिर्फ एक ही पार्टी थी और वो पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। सारी जो चीज़ें थी वो कम्युनिस्ट पार्टी अपने अकॉर्डेंस के हिसाब से करती थी, उसको कोई रोक टोक वाला नहीं था। जैसे हमारे यहाँ पर होता है, एक विपक्ष में होती है पार्टी, एक अपोज में होती है, एक पार्टी जो सत्ता में होती है, जो गवर्नमेंट बनती है उसकी। नो प्लेस फॉर अपोजिशन, कोई अपोजिशन के लिए प्लेस नहीं था। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन योर बुक इज दैट सोशलिस्ट ब्लॉक एंड सेकेंड वर्ल्ड। सो गाइज, आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्टर्न यूरोप वॉज गिवन टू यूएसएसआर। तो यूएसएसआर ने क्या किया? ईस्टर्न यूरोप में अभी भी काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज थी जो कि फ्री नहीं हुई थी, वो किसी की गुलाम बनी हुई थी। तो यूएसएसआर ने उन कंट्रीज़ को फ्री करवाया और उन कंट्रीज़ ने यूएसएसआर की आइडियोलॉजी मतलब सोशलिज्म को ही माना। तो इस तरीके से जो ये सारी कंट्रीज़ थी वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप की, वो बनी थी सेकेंड वर्ल्ड, या फिर आप लोग कह सकते हैं सोशलिस्ट ब्लॉक। सोशलिज्म को उन्होंने सपोर्ट किया जिनको यूएसएसआर ने फ्री करवाया, तो इसी तरीके से वो एक सोशलिस्ट ब्लॉक बन गया था। So that's all about the Soviet system. Now let's come to the characteristics of USSR. In this we will study कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी यूएसएसआर की, किस तरीके का प्रोडक्शन होता था, किस तरीके की ट्रैवलिंग सिचुएशंस थी, या वहाँ पर किस तरीके का क्या था, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से बना था। तो देखो, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसएसआर वॉज द ग्रेटेस्ट पावर आफ्टर यूएसएसआर एंड द अमेरिका। वी नो दैट कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था तब यूएसएसआर एक बहुत बड़ी पावर बन के वर्ल्ड के सामने आया था। एंड इसकी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी। मतलब आफ्टर अमेरिका यूएसएसआर वाज द डेवलप्ड इकोनॉमिक कंट्री या स्टेट आप लोग कह सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जो यूएसएसआर के नेटवर्क से कम्युनिकेशन नेटवर्क, जैसे हमारे यहाँ पर है कम्युनिकेशन हम किस तरीके से कर रहे हैं, तो वहाँ का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था, बहुत ही ज़्यादा उन्नत था। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज मतलब ऑयल, मिनरल्स, इस तरीके के आयरन, इस तरीके की जो भी चीज़ें थी, तो मतलब उनके पास जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज या फिर जो उनके एनर्जी रिसोर्सेज थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। और साथ ही साथ उनके जो अलाय बने हुए थे उनके पास भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज थे, तो वो अपने अलाइज का भी रिसोर्सेज का यूज़ करते थे और इन रिसोर्सेज से वो काफ़ी सारे आर्म्स बनाते थे। डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, तो जो यूएसएसआर का ट्रांसपोर्ट सेक्टर था वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड था। अगर आप यूएसएसआर के एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना चाहते हैं तो यू कैन ईजी, मतलब आप आसानी से जा सकते थे। बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड उनका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर भी था। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री भी उनकी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थी। मतलब ये देर भी रखा आप लोगों की बुक में कि इवन पिन भी, कार भी, एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ वहाँ पर प्रोडक्शन होता था उन चीज़ों का, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती थी। वो इम्पोर्ट करते थे ना के बराबर, एक्सपोर्ट उनका इतना ज़्यादा था, इम्पोर्ट उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया था, बिकॉज उनके यहाँ पर हर चीज़ प्रोडक्शन हर चीज़ का होता था। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल द सिटीजन्स
मतलब उन्होंने एक मिनिमम स्टैंडर्ड डिक्लेयर कर रखा था कि हर व्यक्ति को, हर सिटीज़न की लिविंग का एक मिनिमम स्टैंडर्ड उन्होंने डिक्लेयर किया कि हाँ भाई हर किसी को एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, या फिर उनके अच्छाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काफ़ी सारे काम करने का सोवियत यूएसएसआर ने सोचा और वो किया भी। तो मतलब उन्होंने एक स्टैंडर्ड क्लियर कर दिया था कि हर व्यक्ति को, हर इंसान को या हर सिटीज़न को यूएसएसआर के एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ें मिलनी ही मिलनी हैं। ये नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा अमीर है उसे मिलेगी, बहुत ज़्यादा गरीब है उसे मिलेगी। पहली बात, उनके यहाँ पर इस तरीके की कोई चीज़ें थी ही नहीं, इसीलिए उन्होंने इस तरीके से अपने आप को डिज़ाइन किया कि हर इंसान को, हर सिटीज़न को हम इक्वली ट्रीट कर सके और सबको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके। नो अनएम्प्लॉयमेंट, देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट वॉज देयर, मतलब बिल्कुल भी बेरोजगारी वहाँ पर नहीं थी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा डेवलप्ड था। स्टेट ऑनरशिप वॉज द डोमिनेंट स्टेट ऑफ ऑनरशिप, मतलब जो स्टेट ऑनरशिप थी उसी को सबसे ज़्यादा सही माना जाता था कि मतलब कोई भी ऑनरशिप है वो स्टेट के पास ही होगी। अगर हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, कॉलेजेस हैं या फिर मॉल्स हैं, हर चीज़ की ऑनरशिप स्टेट के पास होगी। कोई भी प्राइवेट बिजनेसमैन जाकर मॉल क्रिएट नहीं कर सकता या फिर स्कूल डिज़ाइन नहीं कर सकता, आप जाकर अपनी मर्ज़ी से नहीं बना सकते। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ही गवर्नमेंट सेक्टर ही था, प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल भी नहीं था। हर चीज़ गवर्नमेंट के अंडर थी और गवर्नमेंट सेक्टर को ही या फिर स्टेट ऑनरशिप को ही डोमिनेंट ऑनरशिप माना गया कि यही सबसे बेस्ट ऑनरशिप है। इन चीज़ों से हमें ये पता लगा कि यूएसएसआर कितना ज़्यादा डेवलप्ड था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये मतलब एकदम से टूट गया? कुछ तो हुआ ही होगा ना। तो देखो, एकदम से कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पहले से हो जाती है। जैसे कि हमने देखा 1989 में जब वॉल ऑफ बर्लिन गिरा दी गई थी वहाँ के सिटीजन्स के थ्रू, तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों के मन में धीरे धीरे आया, एकदम वो गए और दीवार नहीं गिराई होगी। 5-4 साल पहले उनके माइंड में थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्रैकल होने लग गई होंगी, उसके बाद उन्होंने उसे तोड़ने का सोचा। तो देखो क्या ड्रामेटिक चेंजेस आए। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकेम ब्यूरोक्रेटिक एंड लैक ऑफ डेमोक्रेसी वॉज देयर। वहाँ पर जो डेमोक्रेसी थी वो नहीं थी, मतलब लोगों को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं थी। लोग अपने जो भी उनके अंदर के विचार हैं, उनके थॉट्स हैं, वो जाकर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चलो ठीक है, आप 2 दिन बर्दाश्त कर रहे हो अपने थॉट्स को, 3 डेज़ बर्दाश्त कर रहे हो, कब तक करोगे? नहीं कर सकते। एक एट लास्ट कभी ना कभी हम बोल ही देंगे। मान लो कि आप लोग भी अपने जो थॉट्स होते हैं थोड़े दिन तक ही बर्दाश्त कर सकते हो, आपके बीच में कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है और एक दिन आप वो बोल ही देते हैं। तो इसी तरीके से वहाँ का जो सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो चुका था और लोगों को बिल्कुल भी अपने थॉट्स रिप्रेजेंट करने की इजाज़त नहीं थी और डेमोक्रेसी नहीं थी। तो मतलब लोगों को बिल्कुल भी राइट्स ही नहीं थे। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हो, बट लोगों को राइट तो चाहिए ना यार। उसके बाद वन पार्टी सिस्टम था जिसका ओवर टाइट कंट्रोल था। जो एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसका हर चीज़ पे इतना ज़्यादा टाइट कंट्रोल था कि कोई और पार्टी भी नहीं थी। जो सिटीजन्स थे वो कब तक इतना टाइट कंट्रोल बर्दाश्त करेंगे? एटलीस्ट थोड़ा तो रिलाई करना चाहिए। बट वो उस पार्टी ने उसने सोचा कि मैं अकेली पार्टी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो इसलिए उस वन पार्टी ने अपने आप को अपनी डोमिनेंसी दिखानी स्टार्ट की और सिटीजन्स अपने आप को, फिर आप लोग समझ सकते हैं कि कब तक हम बर्दाश्त करें ना वो चीज़। नीडेड रिफॉर्म, तो इसीलिए यूएसएसआर में रिफॉर्म्स की अब हमें ज़रूरत थी कि अब यहाँ पर कुछ सुधार होने चाहिए, कुछ रिफॉर्म्स तो चाहिए ही चाहिए सिटीजन्स को, अगर आप यूएसएसआर को ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। बट उन्होंने रिफॉर्म्स नहीं किए। रशियाज डोमिनेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट यू कैन से, जिसके कारण यूएसएसआर के जो 15 ये थे कंट्रीज़, उनके बीच में मतभेद पैदा हुए। देखो, आप लोग 4 या 5 बहन भाई हैं, अगर सिर्फ एक ही को नए कपड़े मिल रहे हैं फेस्टिवल पे, एक ही को सबके घर रिश्तेदारों के घर लेके जाया जा रहा है, एक ही को हर चीज़ जो वो कहता है वो मिल जा रही है पहले से पहले, उस एक कोई प्राइवेट स्कूल में भेजा जा रहा है, बाकी सबको गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जा रहा है, मतलब उसको सुपीरियर समझा जा रहा है, आप सब ऐसे ही हो। इस तरीके से अगर आपके साथ हो, आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कभी ना कभी तो आप बोलेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर हुआ। 15 कंट्रीज़ अगर हैं तो सिर्फ यूएसएसआर की ही डोमिनेशन क्यों चलेगी? बाकी 14 कंट्रीज़ कहाँ हैं? तो यही रीज़न, एक सबसे मेन रीज़न आया, जो 14 अदर कंट्रीज़ थी वो अपने आप को सोचने लग गई थी कि हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, सिर्फ रशिया ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए उन 14 कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने लग गई थी। आर्म्स रेस, यूएसएसआर ने क्या किया? आर्म्स रेस स्टार्ट कर दी थी अगेंस्ट अमेरिका। उसके कारण भी उसने अपने काफ़ी सारे रिसोर्सेज वेस्ट किए, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वेस्ट की, कोस्ट वेस्ट की। अनेबल टू फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ द सिटीजन्स, देखो आपके यहाँ के लोग, अगर आप उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने सिटीजन्स की ही एस्पिरेशंस पूरी नहीं कर पा रहे, तो सिटीजन्स आपके अगेंस्ट में होंगे ही होंगे भाई।
आप अगर उन्होंने आपको इलेक्ट किया है, चलो ठीक है बेशक से डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन आप उनके गवर्नमेंट हो तो आपको उनके एस्पिरेशंस पूरी करने का ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है तो ऑब्वियसली पीपल्स को प्रॉब्लम होगी, सिटीजन्स को प्रॉब्लम होगी। तो इसी कारण जो गवर्नमेंट थी वो अपने सिटीजन्स के एस्पिरेशंस को पूरा नहीं कर पा रही थी, जिससे लोगों को प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। 1979 में अफगानिस्तान वॉर में क्या किया ना, यूएसएसआर ने जाकर टांग अड़ा दी। आप अपने यहाँ की सिचुएशन तो संभालो, आप दूसरे के काम में टांग अड़ाने जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर आपने सपोर्ट किया किसी भी तरीके से, लेकिन पहले आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने आप को डेवलप्ड बनाओ, अपने यहाँ पर सिचुएशन देखो कि सब कुछ ठीक ठाक है, तभी आप कहीं दूसरी जगह जाओ ना। और साथ ही साथ देखो यहाँ हमने देखा कि यूएसएसआर का डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था, वो एक्सपोर्ट करता था, इम्पोर्ट कुछ भी नहीं करता था, हर चीज़ का प्रोडक्शन होता था। लेकिन आफ्टर 1979 उसे फूड तक इम्पोर्ट करना पड़ गया। मतलब यूएसएसआर ने अपने आप को बर्बाद कर लिया था टेक्नोलॉजी के चक्कर में, आर्म रेस के चक्कर में, दूसरी कंट्रीज़ को जो मतलब उसके अलाय ग्रुप थे उनको अपने साथ रखने के चक्कर में उनकी हेल्प करता गया और अपने आप को कमज़ोर कर लिया। आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो, अपने आप को कमज़ोर कर रहे हो, तो उसका क्या फ़ायदा, पहले आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो यही यूएसएसआर ने किया और इस कारण से फूड तक इम्पोर्ट करना पड़ गया और एवरी ईयर जो फूड इम्पोर्टेशन था वो बढ़ता चला गया। तो इस तरीके से यूएसएसआर में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक थे और इस तरीके से उसमें चेंजेस आने स्टार्ट हुए। बाकी चीज़ें हम अभी डिस्कस करते हैं। सो गाइस, अभी हम लोगों ने देखा कि जो सोवियत सिस्टम था वो किस तरीके का था और उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मिखाइल गॉर्बाचेव के बारे में। मिखाइल गॉर्बाचेव ने कौन कौन से रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, इसके अलावा कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल थे कोल्ड वॉर के एंड के लिए, और साथ ही साथ कोल्ड वॉर एंड होने के बाद क्या क्या हमारे सामने सिचुएशंस आई या कोल्ड वॉर एंड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कम टू द मिखाइल गॉर्बाचेव। सो मिखाइल गॉर्बाचेव वाज द लास्ट लीडर ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर जो था फ्रेंड्स, वर्ल्ड वॉर सेकेंड से लेकर 1991 तक ये सुपर पावर रहा। 1991 तक सुपर पावर रहा आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर। तो लास्ट लीडर थे मतलब 1991 तक, और उससे पहले का थोड़ा बहुत जो टाइम था 1980 के बाद के जो लीडर रहे यूएसएसआर के वो मिखाइल गॉर्बाचेव थे। और मिखाइल गॉर्बाचेव जो थे ये 1980 में जो कम्युनिस्ट पार्टी है यूएसएसआर की उसके जनरल सेक्रेटरी बने। सबसे पहले ये 1980 में सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के और उसके बाद ये वहाँ के लास्ट लीडर भी रहे। तो जो मिखाइल गॉर्बाचेव है वो ये चीज़ समझ चुके थे कि यहाँ पर हमें कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ताकि यूएसएसआर इस तरीके से कंटिन्यू चल सके। अदरवाइज़ वो ये जानते थे कि शायद ये डिसइंटीग्रेट हो सकता है। वो इस चीज़ से उन्हें ये डर था कि कभी ये कहीं ये डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, और इसीलिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए। वो ये मानते थे कि हमें कुछ रिफॉर्म्स यूएसएसआर में करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि यूएसएसआर इस तरीके से कंटिन्यू रहे। तो उन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म्स के बारे में बताया। वांटेड रिफॉर्म्स इन सोवियत सिस्टम। सबसे पहले वो क्या चाहते थे, सोवियत सिस्टम मतलब जो सोवियत सिस्टम है कि वहाँ पर किस एक वन पार्टी का डोमिनेंस है, या फिर वो लोग जो है कैपिटलिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं बल्कि कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हैं, सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं। इस तरीके की वहाँ की आइडियोलॉजी थी। तो वो सोवियत सिस्टम में ही चेंजेस करना चाहते थे, रिफॉर्म्स करना चाहते थे, मतलब सुधार करना चाहते थे। इसके अलावा नॉर्मलाइज रिलेशनशिप विद वेस्टर्न कंट्रीज़। तो वो क्या चाहते थे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है उनके साथ यूएसएसआर मतलब सोवियत यूनियन के जो रिलेशनशिप हैं वो थोड़े नॉर्मल हो जाए, थोड़े अच्छे हो जाए, थोड़े सुधर जाए। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, उन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी चलाए यूएसएसआर को सुधारने के लिए। और साथ ही साथ वो चाहते थे कि डेमोक्रेटाइज मतलब वो चाहते थे कि यूएसएसआर में लोकतंत्र आ जाए, डेमोक्रेसी आ जाए, ताकि जो लोग हैं उनका सोवियत यूनियन पर विश्वास बना रहे। क्योंकि मिखाइल गॉर्बाचेव ये चीज़ समझ चुके थे कि लोगों का सोवियत यूनियन पे से विश्वास कम होता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ की डेवलपमेंट से परिचित होते जा रहे हैं। वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है वो सोवियत यूनियन से ज़्यादा डेवलप्ड है। अमेरिका सुपर पावर जो है वो सोवियत यूनियन सुपर पावर से ज़्यादा डेवलप्ड है, ज़्यादा बढ़िया है। वो ये चीज़ वहाँ के जो सिटीजन थे वो ये चीज़ जान चुके थे। तो इसलिए क्या चाहते थे गॉर्बाचेव कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आ जाए ताकि लोग कुछ हद तक संभल सके। चेंजेस इन सोवियत सिस्टम, ये मैंने आप लोगों को बताया, ये मैंने दोबारा लिख दिया आई गेस। या तो ये था कि मिखाइल गॉर्बाचेव कौन थे और वो क्या क्या रिफॉर्म्स करना चाहते थे। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करना चाहते थे, डेमोक्रेटाइज करना चाहते थे। इसके अलावा वहाँ का जो वन पार्टी रूलिंग है वो उसको चेंज करना चाहते थे। और साथ ही साथ वो ये चाहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं मतलब हमारा अगर दूसरी कंट्रीज़ मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप हो जाए ताकि लोग कहीं ना कहीं विश्वास करने लग जाए कम्युनिज्म पर। इसके जो मिखाइल गॉर्बाचेव ने रिफॉर्म्स करने चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए। देखिए, जब मिखाइल गॉर्बाचेव ने नाम ले दिया डेमोक्रेसी का तो लोगों को जो है
वो समझ चुके थे कि अब हमें इंडिपेंडेंट होना है। वो डेमोक्रेसी का टेस्ट कहीं ना कहीं चख चुके थे, इसीलिए जो लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट किए सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने प्रोटेस्ट करने शुरू किए, विरोध प्रदर्शन करने शुरू किए सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। लोग इस चीज़ से अवगत हो चुके थे, पीपल नो कि सोवियत यूनियन पीछे रह गया है, काफ़ी ज़्यादा पिछड़ चुका है बिकॉज ऑफ कि वो अपने जो उसके अलाइज ग्रुप थे उनके साथ ज़्यादा ध्यान में रहा, और अपनी कंट्री मतलब अपना जो सोवियत यूनियन था उस पर वो इतना ध्यान नहीं दे पाया, बिकॉज वो अपने अलाय को रखना चाहता था कि मेरे अलाय मेरे पास ही रहें, कहीं वो दूसरी सुपर पावर में ना चले जाए। इस गलती में वो अपने ही एरिया को ख़राब कर बैठा और इसी कारण यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। रिफॉर्म्स अपोज्ड बाय लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। तो जो रिफॉर्म्स थे ना, इन्होंने जो रिफॉर्म्स बनाए, गोर्बाचेव जो रिफॉर्म्स चाहते थे, इनके रिफॉर्म्स जो इनकी खुद की पार्टी के लोग थे उनके द्वारा भी अपोज किए गए। क्यों? बिकॉज वो चाहते थे डेमोक्रेसी आ जाए, तो इससे कम्युनिस्ट पार्टी तो अपने आप को खतरा में महसूस करेगी ना कि मैं एक लौती पार्टी हूँ, अब तुम और पार्टी बनाने की बात कर रहे हो तो मतलब मेरे पे खतरा है। तो इसीलिए उसकी पार्टी के अंदर ही, विद इन द पार्टी ही बहस शुरू हो गई, विद इन द पार्टी ही अपोजिशन आ गया। पीपल फेड अप विद द ओल्ड स्टाइल सिस्टम। जो लोग हैं वो थक चुके थे इस सोवियत यूनियन के कम्युनिज्म वाले या सोशलिज्म वाले ओल्ड स्टाइल सिस्टम से। लोगों ने नाम दिया इसे ओल्ड स्टाइल सिस्टम क्योंकि वो इससे थक चुके थे। अब उन्हें कुछ नया चाहिए, उन्हें वेस्टर्न टाइप का चाहिए, क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ की डेवलपमेंट को समझ चुके थे। और फिर एक बहुत ही ड्रामेटिक चेंज हुआ। क्या? इन 1991 बोरिस येल्सिन जो हैं उनकी लीडरशिप में 3 स्टेट्स ने अपने आप को सोवियत यूनियन से इंडिपेंडेंट कर लिया। उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि वी आर नाउ इंडिपेंडेंट, कि हम जो हैं वी आर नॉट इन द सोवियत यूनियन, वी आर इंडिपेंडेंट बाय नाउ। एंड दोज 3 स्टेट्स वर रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। दीज 3 यूनियंस हैड अनाउंस्ड कि वो लोग जो हैं अब सोवियत यूनियन के जो है सोवियत यूनियन में नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट बाय नाउ। ये उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी किसके लीडरशिप में? बोरिस येल्सिन के लीडरशिप में। और बोरिस येल्सिन ही रशिया के फर्स्ट इलेक्टेड लीडर भी बने, बिकॉज उन्होंने ही तो उनको इंडिपेंडेंसी दिलवाई, उन्हीं के कारण वो आज़ाद हो पाए। जिस तरीके से हमारी आज़ादी के जो भी फ्रीडम फाइटर्स हम उन्हें बहुत याद करते हैं, इसी सिमिलरली जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज वो उस चीज़ में शामिल थे जब हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। सिमिलरली बोरिस येल्सिन ने इन लोगों को आज़ाद करवाया, वो वहाँ के फर्स्ट इलेक्टेड लीडर बने। दिस क्वेश्चन में भी कम हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड लीडर ऑफ रशिया, या फिर किन 3 स्टेट्स ने सबसे पहले अनाउंसमेंट की थी कि दे आर इंडिपेंडेंट बाय नाउ फ्रॉम सोवियत यूनियन। सो दीज दोज यूनियंस वर रशिया, बेलारूस एंड यूक्रेन। तो ये जो सिचुएशन थी, तो ये जो 3 स्टेट्स हैं इन्होंने अपने आप को नाम दिया CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, कि ये जो स्टेट्स हैं इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। और इनके इस तरीके से इन्होंने ही इस चीज़ की शुरुआत की कि हम आज़ाद हो सकते हैं। उसके बाद एक एक करके सभी स्टेट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया। तो देखिए, सरप्राइज़ फॉर अलाइज, जो ये सिचुएशन थी कि सोवियत यूनियन के 3 स्टेट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, ये सिचुएशन जो थी, जो सोवियत यूनियन के अलायंस थे, अलाय ग्रुप जो थे, उनके लिए बड़ा शॉकिंग था कि हम तो अब तक सोवियत यूनियन के अलाय हैं और उसके खुद के एरिया के जो स्टेट्स हैं उन्होंने उसको अपने आप से इंडिपेंडेंट कर लिया। बहुत शॉकिंग रहा उसके अलाय ग्रुप के लिए। तो ये उसके बाद क्या हुआ, अब हमें पता लग गया कि इन 3 स्टेट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया। इस तरीके से हुआ फ्रेंड्स सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन। ये बहुत ही ड्रामेटिक रहा कहीं ना कहीं। और उसके बाद क्या हुआ, रशिया सक्सेसर, रशिया को सोवियत यूनियन का सक्सेसर बनाया गया, उसे ही उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। लाइक अगर कोई किंग है तो उसके 4 या 2 बेटे हैं, तो जो उसका बड़ा बेटा होगा वही सक्सेसर होगा। सिमिलरली शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं कि रशिया को ही हमेशा इम्पोर्टेंस मिली है थ्रू आउट द एरा ऑफ कोल्ड वॉर। रशिया को ही इम्पोर्टेंस मिली और रशिया को ही सक्सेसर बनाया गया। और रशिया को सक्सेसर बनाने के बाद यूनाइटेड नेशन की जो काउंसिल है उसमें सीट दी गई। इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ थी उसको, सब ट्रीटीज़ को रशिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया कि इसके बाद रशिया उन चीज़ों को संभालेगा। और न्यूक्लियर डिसमेंटमेंट मेजर्स विद US जो भी थे वो सब अब रशिया को हैंडल करने थे। ये हुआ मिखाइल गोर्बाचेव और उनके रिफॉर्म्स के कॉन्सिक्वेंसेस। अब हम डिस्कस करेंगे रीजंस
of reason for integration and the consequences of integration. So the very important reason was rise of nationalism, the rise feeling of nationalism. जब लोगों के अंदर नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी भावना आ जाती है तो वो अपने आप को अलग फील करने लग जाते हैं, वो अपने आप को उस नेशन से जोड़ लेते हैं. तो राइज ऑफ नेशनलिज्म जो है ये इंटीग्रेशन का डिसइंटीग्रेशन, ये डिसइंटीग्रेशन का एक मेन रीज़न रहा. डिज़ायर्स फॉर सॉवरेनिटी. देखो सॉवरेनिटी हम सबको पता है, संप्रभुता. हम चाहते हैं कि जो हम हैं, जिस नेशन से बिलोंग करते हैं, हमारी एक अलग आइडेंटिटी हो, सॉवरेनिटी हो हमारे पास. तो उनकी वो अब उनको इच्छा हो गई थी सॉवरेनिटी की कि अब हमें अलग होना है, तो इसीलिए ये भी एक रीज़न रहा. अनेबल टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द सोवियत यूनियन. तो सोवियत यूनियन जो था, जो अपने सिटीजन्स की जो एस्पिरेशंस थी, इकोनॉमिक एस्पिरेशंस, इधर पॉलिटिकल एस्पिरेशन, वॉट एवर, बट उनकी जो एस्पिरेशंस थी वो सोवियत यूनियन अब फुलफ़िल नहीं कर पा रहा था. ये भी एक रीज़न रहा. इंटरनल वीकनेस की, जो उसके अंदर के ही लीडर थे उनके बीच में ही अपोजिशन स्टार्ट हो गया था. गॉर्बेचेव्स रिफॉर्म, ये मैंने आप लोगों को अभी समझाया. लैक ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ पर प्रोडक्शन, पहले हर चीज़ का प्रोडक्शन होता था, उसके बाद क्या हुआ, उन्हें फूड तक इम्पोर्ट करना पड़ा. राइट. कम्युनिस्ट पार्टीज़ का जो डोमिनेट रूलिंग थी वो भी इसका कहीं ना कहीं एक रीज़न रहा. करप्शन, जो लीडर्स थे, अब एक पार्टी है तो जो लीडर्स है, ये लीडर्स क्यों चाहते थे दूसरी पार्टी में आए, क्योंकि फिर ये करप्शन नहीं कर पाते. तो करप्शन कहीं ना कहीं आ गया था. और रशिया कंसीडर्ड एज अ मेन स्टेट, जो रशिया है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी. ये भी एक कारण रहा जिसके कारण बाकी 14 अदर कंट्रीज़ या बाकी 14 अदर स्टेट्स अपने आप को ये फील ही नहीं करते थे कि हम एग्जिस्ट करते हैं. कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि मतलब कोल्ड वॉर एंड हो गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके परिणाम क्या हुए. तो एंड ऑफ कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया. एंड ऑफ बायपोलैरिटी, दो ध्रुव, मतलब एंड ऑफ बायपोलैरिटी मीन्स अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच, दीज आर टू पोल्स. बायो मतलब दो, बायोपोलैरिटी जो थी, जो दो ये पोल्स थे, ये दोनों पोल्स एंड हो गया था, बिकॉज एक पोल पूरा डिसइंटीग्रेट हो गया था, एक ही पोल बचा था. अमेरिकाज डोमिनेंस, देखो एक पोल बचा तो ये था कि कहीं ना कहीं अमेरिका की डोमिनेंस ही रहेगी वर्ल्ड पर. USSR डिसइंटीग्रेटेड इनटू 15 स्टेट्स बने एंड रशिया एज सक्सेसर, और रशिया को सक्सेसर बनाया गया. कैपिटलिस्ट डोमिनेंस की, कैपिटलिज्म को अब अच्छा माना गया, बिकॉज जो सोशलिज्म सपोर्टर थे, जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी पर बेस्ड सुपर पावर थी, वो तो ऑलरेडी डिसइंटीग्रेट हो चुकी है. तो इसीलिए कैपिटलिज्म को कहीं ना कहीं इज्जत मिल गई. चेंजेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस, अब जो सोवियत यूनियन के साथ वाले जो अलाई ग्रुप थे, वो अब सोवियत यूनियन तो ख़त्म हो चुका है, तो जब उसके कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं किसी और कंट्री के साथ जाकर बातचीत करेंगे, अमेरिका के साथ भी शायद उनके रिलेशनशिप सुधरेंगे. तो इस तरीके की सिचुएशन हुई थी. तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशन भी चेंज हो गए थे. तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही. और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, इस पार्ट के नोट्स मेरे इंस्टाग्राम पर आप लोगों को मिल जाएंगे. क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, ई मतलब इंग्लिश, वहाँ पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे. अगर आप लोगों को पूरे चैप्टर की PDF चाहिए तो आप लोग मेरे फेसबुक पेज पर जाएंगे, वहाँ पर मैंने एक लिंक डालूंगी, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश चैप्टर 2 एक लिंक होगा, उस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे. आपको एक्सेस लेनी पड़े मे बी, तो उसके बाद आप लोग इस पूरे चैप्टर के नोट्स रीड कर सकते हैं. और साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई डाउट है, या इसके अलावा मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करती हूँ नोट्स वगैरह, वो आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ले सकते हैं. तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक, तीनों ही चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, मुझे फेसबुक पेज पर फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पर भी. सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.